गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका हिस्ट्री यानी इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और आपका सही रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इसके लॉन्ग आंसर्स की जो इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको एक पेंटिंग दिखाई दे रखी है। आपको ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनमें से बताने हैं किस चीज़ की पेंटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जर्मनी के एक पार्लियामेंट की है जो हमारे चैप्टर में डिस्कस करा गया था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हैं यहाँ पे और ऊपर से औरतें देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस हो रहा है 81 मेंबर्स के साथ। और यहाँ पे जो मूर्ति है वो भी लगी हुई है। तो इसमें आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, रिक्सटैग, डूमा या हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट साइनिफाई द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप, यानी इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो सही से हमें समझाता है कि जो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया है 19th सेंचुरी यूरोप में। एम्फेसिस ऑफ सोशल जस्टिस या स्टेट प्लान एंड सोशल इकोनॉमिक सिस्टम या फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ या सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट ओरिएंटेड नेशनलिज्म, यानी 19th सेंचुरी में ऐसा हुआ था ना कि सबको अपना स्टेट बनाना है कि सेम कल्चर के लोग, सेम लैंग्वेज के लोग एक अपना स्टेट बना के वहाँ रहेंगे। तो ये पूरे यूरोप में आ गया था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस लाइन है, व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, वो अमंग द फॉलोइंग सैड दिस पॉपुलर लाइन। तो ये किसने कहा था? ये ड्यूक मेटरनिच ने कहा था। तो बी ऑप्शन, ये आपको याद ही रखना है, हर बार ये आई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर सैम्पल पेपर में आपको दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ई स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द, जो ई स्टेट जनरल थे वो एक्टिव सिटीजन के द्वारा इलेक्ट करे, तो रीनेम क्या करा था उन्होंने? नेशनल असेंबली जो है वो रीनेम करा था। यूनिफिकेशन इटली का किन सालों में हुआ था? तो इटली का यूनिफिकेशन पहले हुआ था और जर्मनी का बाद में। पर हमें बुक में जर्मनी का पहले समझा रखा और इटली का बाद में, तो हमें कन्फ्यूज़न होती है। पर आपको एक की याद रखें, एक की आप डेट याद रखेंगे तो दूसरी आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो इसमें आपका 1859 से 1817 में 11 साल लग गए थे पूरा होने में, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वैसे ही जर्मनी का पूछा है तो हमें इटली का तो याद हो गया 1859 से लेके 1871 तक, या हम 70 कहते हैं। और जर्मनी का आपका क्या है? 1866, यानी इटली के बाद स्टार्ट हुआ और इटली के बाद ही ख़त्म हुआ, तो ये 1871 तक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें लगाना है। सबसे पहले क्या हुआ था? नेपोलियनिक वॉर नहीं हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई थी, या ग्रीक स्ट्रगल हुआ था, या स्लेव नेशनलिज्म, ओटोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले नेपोलियनिक वॉर ही हुई थी। पहले नेपोलियन ने लड़ा था तभी तो नेपोलियन हारा था। तभी क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई थी। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। फिर ग्रीक स्ट्रगल हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए और स्लेव नेशनलिज्म ओटोमन एम्पायर बना था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन, क्योंकि ये चारों लाइन से ही लगे हैं, आपका करेक्ट है। जो टर्म दास वोक है उसका मतलब क्या है? तो दास वोक का मतलब होता है कॉमन पीपल। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द अरेंजमेंट मेड बाय यूरोपियन पावर्स टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सप्रेशन इन फ्यूचर। तो क्या अरेंजमेंट बनाए गए थे यूरोपियन पावर से फ्रेंच को जीवित रखने के लिए? तो देयर कंट्री मिलिट्री वाज मेड स्ट्रॉन्ग, नहीं, मिलिट्री का तो कुछ नहीं करा था। एन एग्रीमेंट वाज मेड विद फ्रांस, एक एग्रीमेंट बनाया गया था फ्रांस के साथ, नहीं। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्रीज में एक एक देश को दे दिया गया था, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जर्मनी वाज यूनिफाइड बाय, तो जर्मनी कैसे अपने आप को यूनिफाइड करा गया था? पीजेंट अपराइजिंग से, रिवॉल्यूशनरी अपसरेट से, लिबरल रिवॉल्यूशन से, तो नहीं, उसने मिलिट्री एक्शन से अपने आप को यूनिफाइड करा था। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ
नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ प्रशिया। तो चीफ मिनिस्टर अगर आपको कहीं भी दिख जाए चीफ मिनिस्टर चीफ आर्किटेक्ट तो वो ओटोमन बिस्मार्क ही है। प्रशिया वशिया अगर उन्होंने और भी काम करे हैं तो उससे आपको कन्फ्यूज़न होगी, बट चीफ मिनिस्टर जिसके आगे आ गया वो ओटोमन बिस्मार्क ही था। He had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। तो उसने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे इटालियन रिपब्लिक के, इटली को रिपब्लिक कराने के लिए। तो वो गिसेप मज़ीनी था जो स्टार्टिंग से ही कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से ट्रू फॉल्स है। गिसेप गरीबिल्दी कन्विंस द किंग ऑफ पर्शिया टू यूनाइट ऑल जर्मनी अंडर हीज लीडरशिप। तो गिसेप गरीबिल्दी ने नहीं करा था, वो तो बस किसानों का एक लीडर था जो कि हेल्प करी थी प्रशिया को जर्मनी से यूनाइट होने में, बट उन्होंने कन्विंस नहीं करा था, वो तो उनके चीफ मिनिस्टर ने करा था। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन कैरिड आउट ऑन द फाइट फॉर द वोट थ्रू एन इंटरनेशनल स्ट्रगल मूवमेंट। तो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन ने वोट के लिए एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चलाया था? तो नहीं, ऐसा नहीं चलाया उन्होंने। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। इंग्लैंड यानी ब्रिटिश के डिपार्टमेंट में ही स्टार्ट हुआ था वो। मैच करना है विक्टर इनामुअल, जो आपका सेकंड है वो है प्रोक्लेम एज यूनिफाइड इटली। गिसेप मज़ीनी कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। यंग इटली मूवमेंट या कंसाइडर किंगडम ऑफ सिलिसिस। तो गिसेप मज़ीनी आपका यंग इटली मूवमेंट में आ जाएगा। गिसेप गरीबिल्दी आ जाएगा आपका इसमें किंगडम ऑफ सिलिसिस। एंड काउंट केवर आ जाएगा आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। तो फर्स्ट का आपका फोर्थ में, बी का ये सेकंड, आप ऐसे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। यानी ग्रीस को इस ट्रीटी के साइन होने के बाद ही 1832 में ये साइन हुई थी, इसके बाद ही ग्रीस को अपनी आज़ादी, ग्रीस या लिखेंगे या ग्रीक लिख सकते हैं, ग्रीक को अपनी आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है द यूजेज ऑफ पोलिश लैंग्वेज आर सीन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। यानी रशिया ने अपनी रशियन लैंग्वेज जो है वो पोलैंड पर थोप दी थी, बट पोलैंड के लोग पोलिश लैंग्वेज जानते हैं, रशियन लैंग्वेज नहीं जानते, तो उन्होंने एज अ लैंग्वेज को अपना स्ट्रगल कर लैंग्वेज को उनके अगेंस्ट रखा। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ प्रशियन जुवलेरिन वाज। तो मेन फंक्शन क्या था जुवलेरिन का? अबॉलिश करना टैरिफ बैरियर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफीट ऑफ नेपोलियन बाय यूरोपियन पावर्स, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आपको इसे सीरीज में लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? नेपोलियन यूरोपियन पावर से हार गया था, यस ये हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो बहुत आगे जाके हुई थी। फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी। फिर यहाँ पे क्योंकि ये तो 1832 में ही हो गया था और इससे पहले 1815 में ये हुआ था हमारा, नेपोलियन इससे हार गया था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अभी हम ऊपर पढ़ के आए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 में स्टार्ट हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1915 में स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट हमारा आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड हमारा फोर्थ आ जाएगा और थर्ड हमारा थर्ड ही होगा और फोर्थ हमारा सेकंड हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपको सही करके लिखना है इसे। चीफ मिनिस्टर केवर, केवर किसके मिनिस्टर थे? काउंट केवर इटली के मिनिस्टर थे। और जर्मनी के आपके ऑटोमन बिस्मार्क थे, वैसे ही आपको याद रखना है। मूवमेंट को यूनिफाई कर रहा था रीजन ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी नहीं इटली को कराया था। तो ये स्टेटमेंट आपको सेम ऐसी लिख देनी है, बस जर्मनी को हटा के इटली को, क्योंकि वो ना एक रिवॉल्यूशनरी थे ना ही एक डेमोक्रेट थे। क्वेश्चन नंबर 27 आपको करेक्ट स्टेटमेंट करनी है दोबारा लिख के। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and इटली एंडेड इन प्रशियन विक्टरी। तो प्रशिया के अंडर ही तो इटली आता है, तो इटली से कैसे वॉर कर सकता था? तो तीन वॉर्स जो थी वो फ्रांस के हुई थी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको बहुत छोटे टाइप के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे।
हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे एंड होते हैं। नेक्स्ट है, टू विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो बिलोंग। तो आर्टिस्ट जो फ्रेडरिक सोरियो थे, फर्स्ट लाइन में आपकी बुक में लिखा है वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। फ्रेंच आर्टिस्ट ऐसे लिखा है ना, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो, वो आपका फ्रेंच यानी फ्रांस से वो बिलोंग करते थे। वट वॉज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो लिबरलिज्म का क्या मतलब है यूरोप में। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी लिबरलिज्म वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। लिबरलिज्म एक कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट का, बाय कंसेंट यानी सहमति से। इट स्ट्रेस्ड अपॉन द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लियरली प्रिवेश अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। यानी ये ऑटोक्रेसी यानी राजाओं वाला जो शासन है उसे ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू इलेक्शंस हो। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और लिबरल्स ये भी चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी पे ना हो, सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एम टू ट्रीटी ऑफ वेना 1850। यानी ट्रीटी ऑफ वेना साइन करी गई थी 1815 में। उसका क्या एम था। तो ट्रीटी ऑफ वेना का एम यही था कि जो मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो नेपोलियन ने करे हैं उन्हें वापस ठीक कर दिया जाए, मतलब जैसे पहले थे वैसे कर दिया जाए। हैड कम अबाउट ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स। अनडूइंग यानी वापस जैसे पहले थे वैसे ही कर दिया जाए। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी यानी 1800 लेके 1900 के दशक में जो मिडिल क्लास लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहे थे। तो वो कैसे हुआ। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड ऑब्लिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स वर द मेन डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो जो मार्केट की फ्रीडम हो गई थी और जो टैक्स वगैरह रिमूव कर दिए गए थे, गुड्स की अच्छी सप्लाई हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, तो उसके चक्कर में मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द एम टू फॉर्म जुबलरीन अ कस्टम यूनियन इन 1834 इन जर्मनी। तो जुबलरीन जो भी है, अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी, उसे एक कस्टम यूनियन 1834 में जर्मनी में बनाया था। किस एम से। तो यही था कि वो टैक्स सारे जो अब्लॉइश कर दे, ख़त्म कर दे। जुबलरीन जो है वो एक कस्टम यूनियन था जो कि 1834 में फॉर्म हुआ था। और किसके इनिशिएट में हुआ था। प्रशिया के इनिशिएट में हुआ था। यूनियन अब्लॉइश टैरिफ बैरियर्स। इस यूनियन ने जो टैरिफ बैरियर्स यानी हर सिटी को क्रॉस करते हुए जो टैक्स के अलग अलग करेंसी बन रही थी, अलग अलग बैरियर्स थे, किसी में कितने आपको हर मीटर के भी अलग अलग हर जगह यूनिट्स थे, तो उन सबको चेंज करा गया। इंटरनल कस्टम ड्यूज एंड वॉज विलिंग टू एस्टेब्लिश फ्री ट्रेड विद नेबरिंग स्टेट एंड इट रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। यानी हर स्टेट में अलग अलग करेंसी चलती थी, तो पूरे ऐसा हो गया कि पूरे यूरोप में सिर्फ अब 2 ही करेंसी चलेंगी। 13 करेंसी यानी हर हर नेबरिंग पार्ट में, हर नेबरिंग सिटी में अलग अलग करेंसी नहीं चलेंगी। और जो मोस्ट जर्मन थे उन्होंने जुबलरीन को ज्वाइन करा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 ऑफ फ्रांस। तो सिविल कोड 1804 फ्रांस का क्या कहता है। तो सिविल कोड में यही है कि वो जो जितने भी आपको प्रिविलेजेस मिले हैं, यानी जो आपको धर्म से जन्म से ही प्रिविलेज स्टेटस मिल रखे हैं कि आप मिडिल क्लास के हो या अपर क्लास के हो, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। सिविल कोड ऑफ 1804 ये कहता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री फॉर्म द पार्ट्स ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। तो कौन सी कंट्रीज़ हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आती हैं, उसका पार्ट है। तो वो कंट्रीज़ हैं क्रोटिया, सार्डिनिया, ग्रीस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारे हैब्सबर्ग एम्पायर फॉर्म करती है। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन। इस टर्म को डिफाइन करें। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्री ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। यानी इकोनॉमिक को फ्री करना जो कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है। इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट हमें उसे जनता के ऊपर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो इसका क्वेश्चन का भी हमने आंसर करा था कि लिबरल नेशनलिज्म है वो पर्सनल फ्रीडम को और जो बर्थ से ही आपको प्रिविलेजेस मिल रखे हैं, अरिस्टोक्रेसी को, चर्च को, क्लर्जी को, उनके हटाने का और कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया जिसके तहत सारे पर्सन्स इक्वल हो।
नेक्स्ट है विच मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज अगेंस्ट बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। तो कौन सा सबसे बड़ा मेजर इशू था जो कि लिबरल नेशनलिस्ट लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज करा गया। तो सबसे बड़ा इशू यही था, रिवोल्टेड बाय द लैब जो सेंसरशिप लॉ थे ऑफ कंट्रोलिंग स्टेट, यानी हम कुछ छाप ही नहीं कर सकते। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में न्यूज़ में नहीं लिख सकते, न्यूज़ में टीवी में किसी के बारे में भी नहीं बोल सकते, ये सेंसरशिप होती है। यही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करी आई थी, क्योंकि लोग बोल रहे थे, न्यूज़पेपर में छप रहा था ये सब चीज़ें, तो लोगों को पता चल रही थी हाँ ये राजा ऐसा है ऐसा है। बट सेंसरशिप ही लगा दी गई तो लोग अब एक दूसरे से पता ही नहीं कर पा रहे कि राजघराने में क्या हो रहा है ये सब। नेक्स्ट है विच स्टेट लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो कौन से स्टेट ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हेल्प करी, तो वो रशिया थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ कंजर्वेटिव्स। तो बेसिक फिलॉसफी क्या है कंजर्वेटिव्स की, फिलॉसफी है कंजर्वेटिव्स की वाज टू एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन कस्टम, यानी ट्रेडिशन को एम्फसाइज करना और कस्टम्स को। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस ऑफ वीना ऑफ 1815। तो वीना कांग्रेस या ट्रीटी ऑफ वीना को हम कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एक यूरोप में एक नई पावर बैलेंस करने का, जो कि सारे जो नेपोलियन ने जितने भी अच्छे काम करे वो सब कुछ मिटा देना। नेक्स्ट है व्हाट डिड रशिया एंड प्रशिया रिसीव आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना। तो रशिया ने रिसीव करा था पोलैंड का पार्ट और प्रशिया को मिला था थोड़ा सा जो पोर्शन है वो सैक्सोनी का। ये आपने बुक में नहीं मिला होगा, या अगर आप एकदम अच्छे से डिटेल रीडिंग करी होगी तभी आपको पता चलेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीक्रेट सोसाइटी वाज अटेंडेड बाय गिसिप मजीनी। तो कौन सी सीक्रेट सोसाइटी थी जो गिसिप मजीनी ने अटेंड करी थी, तो उन्होंने कार्बनरी की सोसाइटी सीक्रेटली अटेंड करी थी। नेक्स्ट है व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 इन बेल्जियम। तो जुलाई रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स थे, तो वो ब्रुसेल में कॉज इन अप हेवल इन ब्रुसेल दैट रिजल्ट इन आइसोलेटिंग बेल्जियम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, यानी इससे अप हेवल हो गया था पूरा, रिवॉल्यूशन हो गया था और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से भी बेल्जियम को देन आज़ादी मिल गई। नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830 to 48। तो इवेंट जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग को इवोकेट करता है एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस द यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट है व्हाट डिड जॉन गॉटफ्राइड अ जर्मन फिलोसफर बिलीव्ड। तो जॉन गॉटफ्राइड एक जर्मन फिलोसफर बिलीव करते थे कि ट्रू जर्मन कल्चर जो है वो डिस्कवर यानी पाया जाता है कॉमन पीपल में, दास वोक में। और अगर आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो इसमें भी आपका आधा नंबर कट सकता है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैड पार्टीशन बाय द ग्रेट पावर्स एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो कौन सी कंट्री पार्टीशन हो गया था यानी एकदम अलग हो गई थी, तो पोलैंड जो थी वो पार्टीशन हो गई, मतलब वो अलग हो गई थी ऑस्ट्रिया प्रशिया और रशिया से 18th सेंचुरी के एंड में। फिर है विच लैंग्वेज वाज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल। तो पोलिश लैंग्वेज है वो सिंबल ऑफ स्ट्रगल रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है जर्मनी का यूनिफिकेशन 1817 में हुआ था। आर्किटेक्ट कौन थे, ऑटोवन बिस्मार्क। आपको आर्किटेक्ट से याद रखना है ऑटोवन बिस्मार्क। एलिग्री क्या होता है, एलिग्री होता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कि ग्रीड फ्रीडम एनवी या लाइब्रेटी के थ्रू पर्सन में हो, यानी अगर आपको देश के प्रति भावना है तो उसे एलिग्री कहते हैं। यानी किसी भी टाइप की हो सकती है, लैंग्वेज के प्रति, देश के कल्चर के प्रति एक लालच सा हो उसकी फ्रीडम के थ्रू, वो आपका एलिग्री कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन दैट इन्वॉल्व आफ्टर 1871 इन यूरोप। तो मोस्ट जो सिग्निफिकेंट सोर्स है वो बाल्कन टेंशन है जो कि यूरोप में 1871 के बाद देखा गया। बाल्कन कौन कौन से एरियाज फॉर्म करता है, तो उसमें इंक्लूड होता है रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो। नेक्स्ट है वाई वर मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन ऑफ यूरोप बिगेन टू मूव कंट्री साइड। यानी मर्चेंट्स जो हैं वो यूरोप के टाउन के से वो कंट्री साइड मूव करते हैं, कंट्री साइड यानी विलेज साइड, इन 17 एंड 18 सेंचुरी। तो 17 और 18 सेंचुरी में
मर्चेंट्स जो थे वो टाउन से कंट्री साइड मूव करते हैं। मनी जो होती है वो पीजेंट्स को सप्लाई करने के लिए, और आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग दैम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, यानी वो विलेजेस से जो आर्टिसंस होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, उन्हें क्राफ्ट में इंक्लूड करने के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए। तो ये आपका पूरा चैप्टर के हमने एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करे। अगर आपके इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम अपने इसका नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।